पिछला दिन आप हीरिंग डाले थे एलिमेंट्स कंपाउंड्स एंड रेडिकल्स, उसमें एलिमेंट को समझ लिए थे। अब लिखिए तो कंपाउंड, देखना इधर, आप एक एलिमेंट ले लीजिए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में तो ढेर सारा हाइड्रोजन का आइटम होगा। दूसरा एलिमेंट ले लीजिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में तो ढेर सारा ऑक्सीजन होगा। जब इस दोनों को आप रिएक्ट कराएंगे, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, तो वाटर का फॉर्मेशन होता है। और वाटर का जो फॉर्मेशन होता है उसमें वाटर क्या करता है, एक ऑक्सीजन कुल कितने हाइड्रोजन को खुद से जोड़ता है, 2 को। इस प्रकार यदि हम इसको एक फॉर्मूला के रूप में लिखें तो बताइए कितना हाइड्रोजन है, 2, तो लिखेंगे हम H2। और ऑक्सीजन कितना है, 1, तो क्या लिखेंगे इसको, O। यानी वाटर का फॉर्मूला क्या मिला हमको, H2O। अब देखिए, यदि आप एक बर्तन लेते हैं और इस बर्तन में यदि आप पानी भरते हैं तो ये निश्चित है कि ये जो चीज़ आपको दिख रहा है ये वाटर यदि आप किसी बर्तन में वाटर लेते हैं तो इसका मतलब है कि इसका एक पार्टिकल, इसका दूसरा पार्टिकल, इसका तीसरा पार्टिकल, चौथा, पांचवा, एकाध करोड़ पार्टिकल यही होगा इसमें। एकाध करोड़ या अरबों खरबों पार्टिकल्स कह सकते हैं। अच्छा, सबसे अच्छी बात यह है कि केमिस्ट्री में इसका कैलकुलेशन होता है। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक गिलास पानी यदि रखा हुआ है तो उस एक गिलास पानी में वाटर के मॉलिक्यूल्स की संख्या कितनी है। तो फिलहाल हम ये कह रहे हैं कि पूरा गिलास मान लीजिए आप H2O से भर दीजिए, तो जब ये सब एक साथ रखा हुआ है तो इसको हम लोग बोलेंगे H2O कंपाउंड। क्या बोला जाएगा इसको, H2O कंपाउंड। और यदि आप इसमें से एक को निकाल लीजिए, सिर्फ एक को, तो सिर्फ एक को निकालिएगा तो क्या निकलेगा, सिर्फ हाइड्रोजन निकलेगा या सिर्फ ऑक्सीजन निकलेगा, या जब भी निकलेगा तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन साथ होकर निकलेगा, साथ होकर निकलेगा। यानी जो निकलेगा वह यह है। क्या कोई दिक्कत है इसमें? तो इसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूल। यानी ये है H2O मॉलिक्यूल और ये है H2O कंपाउंड। तो यहाँ एक बार फिर से वही कंसेप्ट आ गया कि एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल होता है एटम और कंपाउंड का सबसे छोटा पार्टिकल होता है मॉलिक्यूल। आई बात समझ में? तो यदि ये दोनों बात लिखा हुआ है H2O कंपाउंड और आगे लिखा हुआ है H2O मॉलिक्यूल, तो कौन सही है? दोनों सही है या कोई एक सही है? दोनों सही है, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग है। क्या है मीनिंग? ए ग्रुप ऑफ H2O मॉलिक्यूल इज H2O कंपाउंड, और यदि H2O मॉलिक्यूल लिखा हुआ है तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ H2O कंपाउंड, यही ना है, या एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ कंपाउंड। तो इस तरह से आपको कंपाउंड में और मॉलिक्यूल में अंतर समझ में आया। जैसे लोहा का रॉड था तो उसमें सिर्फ लोहा का एटम था, तो ढेर सारा एटम जब लोहा का एक साथ मिल गया तो एलिमेंट, और एक एटम को निकाल लिए तो एटम। उसी प्रकार ढेर सारा H2O रखा हुआ है तो H2O का कंपाउंड, और एक H2O को निकाल लिए तो H2O का क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल। तो पहले आप इसको डिफाइन करते हैं, पहले रुकिए और इस डिफिनेशन को भी सुनिए। अब एक ऑक्सीजन बाबू हमेशा 2 ही हाइड्रोजन को जोड़ेगा। ये सब इसके केमिकल प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। ऑक्सीजन का वैलेंसी ही 2 होता है, वो 2 हाइड्रोजन से ज़्यादा हाइड्रोजन को जोड़ नहीं सकता। ये सब बात आप आगे पढ़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में ये बात फिक्स है कि जब भी 2 या 2 से अधिक एलिमेंट आपस में जुड़ेगा तो वो फिक्स मास रेशियो में जुड़ेगा। जैसे ऑक्सीजन का यदि मास, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यदि हम मास रेशियो निकालें तो ये कितना आएगा, यदि हम इस पर बात करें तो एटम का जो रेशियो है ये है 2:1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। इसका मतलब जितना वाटर इसमें रहेगा उसमें यदि हाइड्रोजन का एटम 200 है तो ऑक्सीजन का एटम 100 होगा। यदि हाइड्रोजन का एटम
1000 है तो ऑक्सीजन का आइटम 500 होगा। और यदि हम मास रेशियो निकालें तो बताइए, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, तो 2 का 2, ऑक्सीजन का 16, तो बताइए इसका रेशियो क्या आ जाएगा, 1:8। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास रेशियो होगा वाटर में वो हमेशा होगा 1:8। ये फिक्स मास है। तो फिक्स मास यदि है तब हम इसको कंपाउंड के अंतर्गत रखते हैं। तो हम फिर इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? अच्छा, डिफिनीशन की बात बाद में कर लेंगे, पहले एक और बात समझते हैं। कंपाउंड का सबसे छोटा पार्टिकल क्या कहलाता है? मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल का निर्माण किस चीज से होता है? एटम से। इसका मतलब ये एटम ही है जो हर जगह है। आई बात समझ में? ये एटम जब फिक्स मास रेशियो में जुड़ेगा तब मॉलिक्यूल बनेगा, और मॉलिक्यूल की एक बड़ी संख्या क्या कहलाएगी? कंपाउंड। बशर्ते कि वो मॉलिक्यूल सेम तरह का होना चाहिए। जैसे H2H2, अब इसी में हम लिख देंगे HCl, या हम लिख देंगे NH2CO NH2। बाबू बताओ ये क्या है? ये तो यूरिया है। तब हम इसको कंपाउंड नहीं कहेंगे, तब इसको हम मिक्सचर कहेंगे। किसका? दो अलग अलग कंपाउंड का। किस किस कंपाउंड का? वाटर का और यूरिया का मिक्सचर कहलाएगा। ये सब बात भी आगे पढ़ेंगे। मिक्सचर भी दो तरह का होता है, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, लेकिन उन सब बातों को बाद में देखा जाएगा। तो अब आप इसको डिफाइन कीजिए, तो लिखेंगे प्योर सब्सटेंस which is दो पेज कॉपी में, सुनो इधर, तुम कॉपी एक नया ले लेना, ये सब कॉपी नहीं चलेगा। और उस आज जो लिख रहे हो लिख लो, इससे या उससे किसी से भी पिछल का लिख लेना। अब वीडियो दे देंगे, समझ लेना घर पे। अरे तो वीडियो लोगे तो उसी में तुम लिख भी लेना। लिखेंगे प्योर सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड बाय combination of two or more elements in fixed mass ratio is called compound. इज कॉल्ड कंपाउंड। चलिए अब एक इसका एग्जाम्पल दो चार को बताइए। बोलो अपने मन से एग्जाम्पल बोलो। जैसे H2O पढ़े तो वो हुआ, CO2 हुआ, HNO3 हुआ, NH3 हुआ। इस किसका नाम है ये NH3? अमोनिया। NH2CO NH2 हुआ। होने को और बहुत बातें हो सकती है। H2SO4 हुआ, H3PO4 हुआ। तो होने को बहुत बातें हो सकती है, बस इतना एग्जाम्पल लिखिए, आगे बढ़िए। ये ध्यान रहे कि एलिमेंट को हम आंख से देख सकते हैं, एटम को नहीं। कंपाउंड को हम आंख से देख सकते हैं, मॉलिक्यूल को नहीं। तो बताओ यहाँ पर हम नीचे लिखें, जैसे वहाँ पर आप लिखे थे एटम्स आर एलिमेंट्री या स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट, यहाँ क्या लिखेंगे? मॉलिक्यूल्स आर एलिमेंट्री पार्टिकल और स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ कंपाउंड। लिखिए molecules are elementary particles। elementary particles का मतलब होता है सबसे छोटा पार्टिकल ऑफ कंपाउंड। molecules are elementary particles of compound। जैसे
कहीं पर लिखा हुआ है H2O कंपाउंड, क्योंकि आप जिस चीज़ को समझ चुके हैं उसको थोड़ा बस लिख लीजिए, और कहीं पर लिखा हुआ है H2O मॉलिक्यूल। तो सही तो दोनों है, तो दोनों में बाबू अंतर क्या है बताओ। इसको इट मीन्स, बोलिए इसका क्या मतलब। इट मीन्स ए ग्रुप ऑफ H2O molecules, and it means smallest particle of H2O compound, यही ना कहेंगे। It means smallest particle of H2O compound। मॉलिक्यूल भी किस चीज से बनता है, एटम से। एक क्वेश्चन लिखिए तो, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन atoms in 200 molecules of CO2। इसका सॉल्यूशन देखो कैसे बनेगा, इधर देखो तो, यहाँ सभी लोग देखो, H2O का ये एक मॉलिक्यूल है, तुम बताओ इसमें कितना हाइड्रोजन एटम है। ओ सॉरी CO2 ना दिया हुआ है, CO2 का जो फॉर्मूला है, यदि हम इसका एक मॉलिक्यूल कंसीडर करें तो बताइए इसमें कितना कार्बन एटम है, एक, और ऑक्सीजन एटम कितना है, दो। तो हम सिंपली लिख सकते हैं सिंस वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कंटेन ओनली वन कार्बन एटम, इट मीन्स 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 कंटेन 1 × 200 कार्बन एटम। और दूसरा क्वेश्चन आपको ऑक्सीजन भी पूछा है, तो फिर ऐसे ही यूनिटरी मेथड से चलेंगे, सिंस वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कंटेन 2 ऑक्सीजन एटम्स, हेंस 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 कंटेन 2 × 200 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा आंसर, 400। बना लेंगे इसे, एक को भाषा में लिख लीजिए तो आप, क्योंकि ये सब कैलकुलेशन आपको आगे खूब करना पड़ेगा, अभी नहीं कीजिएगा तो बाद में फिर गड़बड़ाइएगा। तो हम इस मॉलिक्यूल को लिखने के बाद इस यहाँ पर भाषा में लिखेंगे, सिंस वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 contain 1 atom of carbon, therefore 200 molecules of CO2 contain 1 × 200 atoms of carbon, यानी इसका आंसर आ जाएगा 200 atoms of carbon। यह हुआ आपका एक आंसर। इसी तरह से अब आप निकाल लेंगे दूसरा आंसर, फिर यही लिखेंगे, वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कंटेन हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स,
1 molecule of CO2 contain 2 atoms of ऑक्सीजन, लिख सकते हैं कि नहीं? इसीलिए 200 molecules of CO2 contain 2 into 200 atoms of oxygen. आंसर हो जाएगा 400 atoms of oxygen. कोई दिक्कत नहीं है इसमें? चलिए एक और क्वेश्चन बनाइए तो। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन एटम्स इन 10 to the power 23 molecules of H2SO4। वैसे तो ये वर्बली 1 सेकंड में बन जाएगा, लेकिन आप तीनों को भाषा में लिख के बनाइए, जैसे हम पीछे क्वेश्चन को किए हैं। जैसे पीछे क्वेश्चन बनाया गया वैसे बनाइए। देखिए तो पहला आंसर यही आएगा ना। हम लिखेंगे 1 molecule of H2SO4 contain 2 hydrogen atoms, इसीलिए 10 to the power 23 molecules of H2SO4 contain 2 into 10 to the power 23। बिल्कुल इसी तरह से बाकी का जो लैंग्वेज है उसको आप पूरा कर लीजिए। इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, कुछ करेक्शन कर देंगे तो काम हो जाएगा। चलो बताओ तो कहाँ कहाँ करेक्शन होगा। 1 molecule of H2SO4 contain 1 सल्फर एटम, तो बताइए 10 to the power 23 में कितना हो जाएगा? 1 into 10 to the power 23 सल्फर एटम बन गया, ये दूसरा आंसर। तीसरा 1 molecule of H2SO4 contain how many oxygen atom? 4 oxygen atoms. Then 10 to the power 23 molecules of H2SO4 contain 4 into 10 to the power 3 oxygen atoms। तो ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत इजी है, आसानी से कर सकते हैं। चलिए आइए अब हम लोग समझते हैं। आप हेडिंग डाले थे एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड रेडिकल्स। एलिमेंट समाप्त हुआ, कंपाउंड समाप्त हुआ, अब हम लोग पढ़ेंगे किसको? रेडिकल्स को। लिखेंगे हेडिंग
रेडिकल्स। क्या आप लोग में कोई जानते हैं कि रेडिकल किसको कहते हैं? क्या होता है वो? Which have charge. Hence we can say that charged species is called radicals. बिल्कुल सही है, लिखेंगे हेडिंग। देखिए, चार्ज्ड स्पेसीज इज कॉल्ड रेडिकल, रेडिकल्स। आपने डिफिनीशन कहा कि इन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच हैव चार्ज, ये भी ठीक है, आप लिख सकते हैं और करके। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैव चार्ज इज कॉल्ड रेडिकल। लेकिन इसमें हम थोड़ा बारीकी आपको समझाते हैं। देखिए, एक टर्म आपको आयन भी तो पढ़ना होता है। आयन का क्या डेफिनेशन है? इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल इज कॉल्ड आयन। तो सच्चाई ये है कि यह भी चार्ज पार्टिकल ही है। आप इसके बारे में भी कह सकते हैं एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग चार्ज, यही सेम चीज है, दोनों का सेम डेफिनेशन है। जिस पर चार्ज है वही आयन है या वही रेडिकल है। लेकिन फिर भी दोनों में बिल्कुल वही अंतर है, जो अंतर एलिमेंट का एटम के साथ है, जो अंतर कंपाउंड का मॉलिक्यूल के साथ है, एकदम वही अंतर है रेडिकल का आयन के साथ। बताइए तब क्या अंतर है? यदि हम लिखते हैं Na+ रेडिकल और हम लिख दें Na+ आयन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देम? बिल्कुल सही, Na+ आयन इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ Na+ रेडिकल्स एंड ए ग्रुप ऑफ Na+ आयन इज कॉल्ड Na+ रेडिकल। मतलब साफ है कि एक बर्तन में यदि ढेर सारा, अच्छा इसको क्या नाम देंगे आप? इसको क्या बोलेंगे? सोडियम। लेकिन यदि आप Na+ दे देते हैं तो ये हो गया सोडियम आयन। क्लियर है? ये कैसा आयन है? पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन? चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज हो। अभी कुछ लिखिएगा मत, यहाँ तक पहुँचने के बाद अभी कुछ नहीं लिखना है, अभी सिर्फ समझिए। तो 1 Na+, 2 Na+, 3 Na+, 4 Na+, अरबों खरबों Na+, जब सब एक साथ है तो इसको कहा जाएगा Na+ रेडिकल्स। और जब इसमें एक पार्टिकल को आप निकाल लेंगे Na+ को, तो इसको कहा जाएगा सोडियम आयन। क्या कोई दिक्कत है इसमें? तो आप जहां बोले हैं चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड रेडिकल, तो इसमें एग्जाम्पल भी हम थोड़ा कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखते हैं Na+, Ca++, अल्युमिनियम 3+। अच्छा एक चीज़ और, अल्युमिनियम पर 3+ हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्युमिनियम पर 3+ हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही मतलब है। NO3-, Cl-, Br-, PO4 3-, NH4+, SO4 2-, SO3 2-, एक्सेट्रा etc। इस एग्जाम्पल में ध्यान देने वाली बात कुछ है, लिखेंगे नहीं, सुनेंगे पहले। इस एग्जाम्पल में ध्यान देने वाली बात कुछ है जिस पर आप गौर कीजिए। इस Na पर 1+ है, यहाँ 2+, यहाँ 3+। अब देखिए चार्ज की संख्या डिफरेंट है, लेकिन चार्ज तो है। उस पर 1, इस पर 2, इस पर 3। अच्छा इस पर -1, इस पर -1, इस पर कितना? -3। यदि हम इसी में एक और ऑक्सीजन लिखें O2-, इस पर 2- चार्ज है, इस पर 2- चार्ज है, इस पर 1+ चार्ज है। तो एक तो ये बताओ पहले कि चार्ज कितने तरह का होता है? 2 तरह का, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। तो यदि चार्ज 2 तरह का होता है तो रेडिकल भी 2 तरह का होगा। कौन कौन? एक होगा पॉजिटिव रेडिकल और एक होगा
निगेटिव रेडिकल। इसी को एक को कहा जाता है बेसिक रेडिकल और एक को कहा जाता है एसिड रेडिकल या एसिडिक रेडिकल, या एक को कहा जाता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव रेडिकल, एक को कहा जाता है इलेक्ट्रो निगेटिव रेडिकल। ये सब बाद में हम लिखेंगे, उसका एक टेबल आपको दिया जाएगा जिससे कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन खैर एक चीज़ और गौर कीजिए कि हम कभी 1 प्लस दिए, कभी 2 प्लस, कभी 3 प्लस, तो ये आप कैसे डिसाइड करेंगे कि किस चीज़ पर कितना प्लस पड़ेगा? क्या ये हम अपने मन से किए जा रहे हैं? क्या हम अपने मन से कभी भी कुछ भी चार्ज दे देंगे? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। ये जो चार्ज है ये एक थियोरिटिकल पार्ट है जिसमें आप पढ़ेंगे वैलेंसी। वैलेंसी के अकॉर्डिंग ही किसी चीज़ पर चार्ज का डिटर्मिनेशन होता है कि चार्ज कितना पड़ेगा। दूसरी बात, कैसा पड़ेगा, प्लस पड़ेगा या माइनस पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा आगे वैलेंसी। तो जब वैलेंसी पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कभी 1, कभी 2, कभी 3 चार्ज हम क्यों दिए, कभी प्लस चार्ज क्यों दिए, कभी माइनस चार्ज क्यों दिए। लेकिन फिलहाल के लिए हम ये तो कह सकते हैं कि रेडिकल कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, एक पॉजिटिव रेडिकल, दूसरा निगेटिव रेडिकल। तो इस हिसाब से आयन भी कितने टाइप के होंगे? 2 टाइप के। कौन कौन? पॉजिटिव आयन और दूसरा निगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन को हम केटायन कहते हैं और निगेटिव आयन को एनायन कहते हैं। ये एक नाम है, ये आप पहले से भी सुने होंगे, कोई नया बात तो नहीं है। एग्जाम्पल लिखिए पहले। इस सभी एग्जाम्पल को लिख लीजिए और फिर नीचे एरो देके लिखिए। आयंस आर एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ रेडिकल्स। रेडिकल के जो सबसे छोटे कण होते हैं उसी को हम आयन कहते हैं। तो इसमें भी उस तरह के एग्जाम्पल को लिखना पड़ेगा। जैसे कहीं लिखा हुआ है Na+ रेडिकल और कहीं लिखा हुआ है Na+ आयन, तो एक बार फिर से दोनों सही है, बस दोनों का मीनिंग अलग अलग है। क्या मीनिंग है इसका बताइए? एक ग्रुप ऑफ Na+ आयन, और इसका क्या मतलब है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ Na+ रेडिकल। सही दोनों है, लेकिन यहां पर एक बात अलग है जो एलिमेंट एटम से है। जो बात आप वहां 2 में पढ़े हैं ना, उसमें एक बात यहां अंतर है। क्या अंतर है वो सुनो पहले। अब रेडी हैं आप? सुनिए, लोहा का टुकड़ा तुमको दिखेगा, यानी एलिमेंट तुमको दिखेगा, लेकिन इसका सबसे छोटा पार्टिकल एटम तुमको नहीं दिखेगा। ग्लास में पानी रखा हुआ है, वह एक कंपाउंड है, वह तुमको दिखेगा, लेकिन H2O का एक मॉलिक्यूल यदि अलग हो जाए तो ये इतना छोटा है कि दिखेगा नहीं। मतलब एलिमेंट दिखेगा, कंपाउंड दिखेगा, लेकिन एटम और मॉलिक्यूल नहीं दिखेगा। लेकिन जब आप रेडिकल पर आइएगा, यानी एक बर्तन में यदि रेडिकल रखा हुआ है, तो जैसे इसमें Na+, ढेर सारा Na+ है रखा हुआ, तो इसमें क्या है ना कि आपको रेडिकल भी नहीं दिखेगा और आयन भी नहीं दिखेगा। रेडिकल दिखता उगता नहीं है। अब सुनिए क्यों ऐसा होता है। एक बात बाबू याद रखना हमेशा, आयन का एग्जिस्टेंस, चार्ज्ड पार्टिकल का एग्जिस्टेंस वाटर में होता है या किसी पोलर सॉल्वेंट में होता है। आयन यदि कहीं होगा तो वो कहाँ होगा? पानी में, वाटर में। अब तुम चाहोगे ना कि गेहूं के बोरा की तरह गेहूं कहीं एक बगल में रख दें, तो गेहूं रख सकते हो, लेकिन तुम चाहोगे कि Na+ को एक बगल में कहीं रख दें, ये पॉसिबल नहीं है। चार्ज्ड पार्टिकल हमेशा या तो किसी पोलर सॉल्वेंट में रखाएगा, नहीं तो वाटर में रखाएगा। वाटर भी एक पोलर सॉल्वेंट है। इसका मतलब समझाएंगे आगे कि पोलर सॉल्वेंट का क्या मतलब होता है। आप लोग एक पढ़ते होंगे फ्रेज टाइप से केमिस्ट्री में, लाइक डिजॉल्व्ड लाइक।
ये सब शायद नहीं पढ़े हैं तो पढ़ाएंगे हम आगे आप। तो इन बातों को खैर छोड़िए, ऐसे समझिए होता क्या है। अच्छा ये बताओ तुम, नमक का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl, सब जानते हैं। NaCl का फॉर्मेशन किस किस एटम से होता है? सोडियम और क्लोरीन। ये जब फॉर्मेशन करता है तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो सोडियम पर आ जाता है प्लस चार्ज यानी Na प्लस, और Cl पर आ जाता है माइनस चार्ज यानी Cl माइनस। इसका मतलब है दो आयन के मिलने से NaCl बना है, एक Na प्लस और दूसरा Cl माइनस। जब आप NaCl को पानी में डालते हैं तो ये पानी में NaCl टूट जाता है जिस चीज़ से वो बना था, यानी किस चीज़ में? Na प्लस में और Cl माइनस में। तो अब जरा तुम सोचो कि एक गिलास शुद्ध पानी में तुम एक मुट्ठी नमक डाल के पी रहे हो, तो तुम क्या पी रहे हो? पानी के साथ क्या तुम्हारे पेट में जा रहा है? आयन। कौन कौन? Na प्लस का और Cl माइनस का। वही तो नमकीन लगता है आपको। तो आप ये बताइए कि नमक को जब आप पानी में घोल देते हैं तो क्या वो नमक आपको दिखता है? जब वो घुल जाएगा तो क्या वो आपको दिखेगा? तो पानी में जब आप नमक डाले हैं तो रेडिकल तो है उसमें ढेर सारा करोड़ों अरबों Na प्लस है, उसमें करोड़ों अरबों Cl माइनस है, लेकिन क्या आप उसको देख पाते हैं? नहीं दिखेगा। वो जो घुला हुआ चीज़ है पानी में वो दिखने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ पर लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा नहीं, इतना ना छोटा पार्टिकल है कि वो दिखने वाला आपको नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि ना ही तुमको आयन दिखने वाला है और ना ही तुमको रेडिकल दिखने वाला है, लेकिन होता रेडिकल भी है, होता आयन भी है। पूरे केमिस्ट्री में यही 6 गो चीज़ें हैं: एलिमेंट, कंपाउंड, रेडिकल, और इसका सबसे छोटा छोटा कौन कौन? एटम, मॉलिक्यूल, आयन। इस 6 गो पर जिसको कमांड हो गया, सब जो काम खत्म है। समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए यहाँ तक? चलिए, तो आप ऑलरेडी ये सारी बातें लिख चुके हैं। इसको भी ना आप एक फोटो में दर्शा दीजिए। जब हर जगह फोटो बनाए तो इसमें भी एक फोटो बना दीजिए। Na प्लस, ढेर सारा Na प्लस है। ढेर सारा Na प्लस आप ले लीजिए। तो ऐसी स्थिति में इसको हम बोलेंगे कौन सी बताइए? रेडिकल। और केवल एक Na प्लस को बाहर कर लीजिए तो ये क्या कहलाएगा? Na प्लस आयन। अब इस पर भी हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन लिखिए। लिखेंगे, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ phosphorus and oxygen atoms in 10 to the power 20 ions of PO4 3-। और आगे फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे ऑल्सो फाइंड टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज एक मिनट सुनो एक मिनट। क्या दिया हुआ है ये बताओ तो? PO4 3-। तुम पहले हमको एक बात समझाओ। सुनो इधर, एक फॉर्मूला यहां हम लिखे, लेकिन इस फॉर्मूला में हम कुछ नहीं लिखते हैं।
हम ना रेडिकल लिखे ना ही हम आयन लिखे, तो तुम क्या समझोगे? इसको रेडिकल समझोगे या आयन समझोगे? इसको तुम जरूरत के हिसाब से समझ सकते हो, जो तुमको जरूरत पड़ेगा ना उसके हिसाब से तुम समझ सकते हो। जैसे हमको जब तक एक आयन में फास्फोरस ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज नहीं पता चलेगा तब तक हम 10-20 गो में तो नहीं ज्ञात कर सकते हैं, तो हम इसको मान लेते हैं आयन। तो बताओ, अच्छा एक चीज और, चार्ज यदि -3 है इसका मतलब ये कितना आयन है, 1 या 3? आप ये बताइए कि Na+ हम आयन लिखे तो ये एक आयन है, यदि हम Ca++ लिखें तो ये एक आयन है या ये 2 आयन है? कंफ्यूज मत होइए, आपको जो बोलना है बोलिए ना, गलत सही हम उसको सही करेंगे ना। ऐसे भी आपकी आवाज़ हमारे माइक में नहीं जाएगा, रिकॉर्ड नहीं होगा आपका आवाज़, नॉइज कैंसिलेशन है थोड़ा सा इसमें। इसमें 2 आयन है या इसमें एक आयन है? चलिए कोई बात नहीं, यह भी एक आयन है और यह भी एक आयन है। इस एक आयन पर एक पॉजिटिव चार्ज है जबकि इस एक आयन पर 2 पॉजिटिव चार्ज है। यदि कहीं पर 2 आयन लिखा हुआ होगा ना तो ये ऐसे लिखा हुआ होगा 2। आयन की गिनती हमेशा उसके बिफोर जो नंबर लगा हुआ है उससे होता है, चार्ज से आयन की गिनती नहीं होती है। चार्ज तो ये बताता है कि उस एक आयन पर कुल चार्ज कितना है। आई बात समझ में? जैसे यदि CO3 - लिखा हुआ है तो ये क्या गो आयन है? ये एक आयन है। इस एक आयन पर चार्ज क्या गो है? 2 गो निगेटिव। लेकिन यदि हम ऐसा लिख दें 4CO3 तब इसका क्या मतलब? ये टोटल 4 आयन है और इस टोटल 4 आयन पर चार्ज कितना? टोटल चार्ज 8, 8 निगेटिव, 2 माइनस है, 1 पर 2 निगेटिव तो 4 पर 8 निगेटिव। अब समझ में आ गई बात? तो इसी चीज को ध्यान में रखकर अब आप सोचिए, हम जब इस सॉल्यूशन को करेंगे तो हम दिमाग में क्या रखेंगे? हम कहेंगे सिंस 1 आयन PO4 3- इज इक्वल टू हाउ मेनी फॉस्फोरस एटम? इसमें कितना फॉस्फोरस एटम है? तो बताइए, एक आयन फॉस्फेट, एक आयन PO4 3- में 1 एटम फॉस्फोरस का है, तो 10⁻⁴ कितना दिया हुआ है? 20। तो इतना आयन फॉस्फेट में कितना होगा बताओ? 1 × 10⁻20 एटम्स ऑफ फॉस्फोरस। अब इसी तरह से बताइए दूसरा कैलकुलेशन कैसे करेंगे? सिंस 1 आयन PO4 3- बराबर, बताइए तो कितना ऑक्सीजन एटम? देख रहे हो 4 ऑक्सीजन एटम है, तो लिखते हैं 4 ऑक्सीजन एटम्स। इसीलिए 10⁻20 आयंस PO4 इज इक्वल टू 4 × 10⁻24। तो ये दूसरा आंसर आ गया। अब जरा बताओ तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा, अच्छा, अब बताइए अगला क्वेश्चन क्या है? 3 गो चीज निकालना था, टोटल नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम और टोटल नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज। बताइए इसमें क्या लिखेंगे? सिंस 1 आयन PO4 3- इज इक्वल टू -3 निगेटिव, या -3 नहीं, सॉरी 3 निगेटिव चार्ज। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस 1 आयन PO4 3- इज इक्वल टू 3 निगेटिव चार्ज। इसीलिए 10⁻20 आयन PO4 3- इज इक्वल टू 3 × 10⁻20 निगेटिव चार्ज। अब देखिए तीनों का आंसर निकल गया। तो हम उम्मीद करें कि आप इसमें अब नहीं फंसेंगे।
लिख लो इसको। नेक्स्ट क्लास में टाइप्स ऑफ रेडिकल और उससे आगे की बातें होंगी। लेकिन एक चीज़ सुनिए, कल संडे है तो संडे को तो सब क्लास ही बंद रहता है, छुट्टी रहेगा। सोमवार को ईद है और ईद का छुट्टी पूरे हर सब बैच में ही छुट्टी है, तो आप लोग को पढ़ाने तो अभी नहीं आएंगे, ठीक है। तो अगला दिन आना कब है? ट्यूसडे को, ठीक है। संडे और मंडे दोनों दिन छुट्टी रहेगा, ट्यूसडे से आना है।